राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसे बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब पूरा वीडियो आप देखते हैं तो एक पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक बात और बताना चाहते हैं कि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें और एक एक चीज़ को वीडियो पॉज कर करके अच्छे से लिखिए, जिससे सारा का सारा नोट्स भी आपका तैयार हो जाए क्वेश्चन करने से पहले। तो चलिए हम लोग बहुपद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि बहुपद आखिर होता क्या है। तो वैसे ही बता देते हैं एक जनरल लैंग्वेज में कि बहुपद का मतलब होता है एक ऐसा समुदाय या एक ऐसा समुच्चय या एक ऐसा संघ जहाँ पर बहुत सारे पद उपस्थित हों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसे px कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? px। तो देखिए जब px इसे कहते हैं तो हमारा जो भी इक्वेशन होगा या जो भी पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस प्रकार से बन सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट 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 an x की पावर n के रूप में कोई व्यंजक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात होती है कि यहाँ कभी भी ये जो an टर्म है, इस an टर्म को कभी भी ज़ीरो नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये nवीं घात का बहुपद नहीं कहलाएगा। तो अगर इसे nवीं घात का मतलब ये है, अभी हम आगे बताएंगे इस nवीं घात का क्या मतलब है। तो इस nवीं घात का मतलब ये होता है कि अगर ये लास्ट वाला टर्म यानी कि जो लास्ट वाले टर्म का गुणांक है, अगर ये ज़ीरो हो गया तो हम जो लास्ट वाले टर्म की यानी कि लास्ट वाले पद की, अंतिम वाले पद की जो घात है उसके अनुसार इसे उस घात का बहुपद नहीं कह पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है an x की पावर n। इन केस मान लेते हैं कि इस an का मान क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो इस an का मान जब भी ज़ीरो होगा ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा पद शून्य हो जाएगा तो हम इसे कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये nवीं घात का बहुपद है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि an यानी कि जो लास्ट वाला टर्म है या जिस घात का बहुपद है उस वाले पद को कभी भी शून्य नहीं होने देना है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा जाता है जहाँ पर an कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए अगर ये nवीं घात का बहुपद है तो। और यहाँ पर ये जो a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an ये सारे के सारे क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब होता है कोई न कोई इंटीज़र होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव इंटीज़र हो। जैसे अब देखिए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अगर ये पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार से दिया गया है, अगर इस पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू क्या कर दें? ज़ीरो कर दें, तो यही पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। तो अभी समीकरण आगे हम लोग देखेंगे। दो चर रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक टर्म लिखा हुआ है 5x + 1। अब यहाँ पर देखिए x जो है मेनली जो चर होता है उसी की घात को हम लोग यहाँ क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो यहाँ जो x है इसकी घात अगर आप देखें तो 1 लिखी हुई है, इसलिए इसका जो बहुपद की घात होती है 1 हो गई। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घात 1 का क्या है? बहुपद है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस x + 1 है। यहाँ पर x स्क्वायर है यानी कि x की कितनी घात है? 2, इसलिए x में घात 2 का ये क्या हो जाता है? बहुपद। ठीक इसी प्रकार से यहाँ एक चर y के रूप में दिया गया है जिसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो इसे क्या कहा जाता है? y में घात 3 का बहुपद है। तो इसी घात के आधार पर बहुपद को क्या किया गया है? कई भागों में बांटा गया है। तो चलिए ठीक है, इनके प्रकार के बारे में यहाँ देखते हैं। बहुत अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी लास्ट में आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा।
कि आखिर बहुपद होता क्या है, बहुपद कितने प्रकार का होता है और इसके शून्यक वगैरह कैसे ज्ञात किए जाते हैं, पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही आराम से अच्छे से एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना है और लिखते चलना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले इसके प्रकार में देखते हैं अचर बहुपद क्या होता है। अचर और चर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आखिर अचर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है शून्य घात का बहुपद एक अचर बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य घात, यानी कि एक ऐसा टर्म होगा जहाँ x की पावर क्या होनी चाहिए? 0। x की पावर 0 होने का मतलब होता है इसका मान हमेशा क्या होगा? 1, यानी कि वहाँ पर कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं लिखा होगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, यहाँ लिखा हुआ है px बराबर -3, यहाँ पर x का कोई भी पावर नहीं है, यानी कि x की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि इसका मान 1 होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको क्या कह देते हैं कि अचर बहुपद है। ठीक इसी प्रकार से qx बराबर भी लिखना चाहे 2 लिख सकते हैं, fx बराबर √2 लिख सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी टर्म अगर आपको केवल कांस्टेंट के रूप में दिया हो तो आप इसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद। ठीक, इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं शून्य बहुपद क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा बहुपद जिसका अचर मान सदैव शून्य हो और चर की घात कुछ भी हो, शून्य बहुपद कहलाता है। आपको एक चीज़ और लॉजिक समझा देते हैं कि सबसे पहले आपको समझना है कि अगर कोई भी शून्य लिखा हुआ है, शून्य के साथ x की चाहे 1 पावर लिखें, चाहे 2 पावर लिखें, चाहे 3 पावर लिखें, चाहे 4 पावर लिखें, या कोई भी पावर आप लिख दें, हमेशा उसका मान क्या होता है? शून्य ही होता है। तो यहाँ आप इस एग्जांपल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि शून्य बहुपद आखिर है क्या। तो एक्चुअल में शून्य बहुपद की बात करें तो px बराबर हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब इस 0 के साथ आप चाहे x² का मल्टीप्लाई करें, इसके साथ चाहे x की पावर 11 का मल्टीप्लाई करें, मान हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि शून्य बहुपद ये। तो चलिए ठीक है, इसके बाद तीसरा समझते हैं। तीसरा हमारा जो होता है भैया वो होता है रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद है क्या? तो आपको बताते हैं कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। घात 1 का मतलब हमने बताया था कि हमारा पॉलिनोमियल या हमारा बहुपद जिस वेरिएबल में दिया गया है, अगर उसकी घात 1 है, उसकी घात क्या है? 1 है, तो उसको हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा पॉलिनोमियल x के रूप में दिया है और यहाँ लिखा क्या है? ax + b, यानी कि x की पावर कितना लिखा हुआ है? 1। इसका मतलब ये एक चर एक घात का बहुपद है। एक घात के बहुपद को ही हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी एक कंडीशन बताई थी आपको। शुरुआत में ही हमने एक चीज़ बताया था कि अगर ये n घात का बहुपद है तो यहाँ an का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से अगर ये ax + b लिखा हुआ है तो यहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये a बराबर 0 हो जाएगा तो आप समझो कि यहाँ केवल क्या बचेगा? b, और ये b मतलब क्या होता है? एक कांस्टेंट है, और एक कांस्टेंट होने का मतलब ये कैसा बहुपद हो जाएगा? फिर से ये आपको कहना पड़ेगा कि ये एक अचर बहुपद है, जो कि हमें नहीं करना है। इसलिए हम हमेशा क्या कहेंगे कि यहाँ a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल देना है कि जो हमारा वेरिएबल होगा उसके गुणांक का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पर घात 2 के बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे देख सकते हैं px बराबर लिखा हुआ है ax² + bx + c, और यहाँ पर देखो x² अधिकतम घात है तो इसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल में x² + 5x + 1 देख सकते हैं। इसी तरह से 3x² - x + 2, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगर 3 घात के बहुपद की बात करें या त्रिघात बहुपद की बात करें तो घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से px बराबर लिखा हुआ है ax³ + bx² + cx + d, कुछ इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। द्विघात बहुपद को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है ax² + bx + c। तो अभी इसका यूज़ हम लोग द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इन सब का यूज़ करने वाले हैं, इनके गुणांकों का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी इसको आप एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा कि रैखिक बहुपद को देखिए यहाँ हम सबसे पहले बता देते हैं। रैखिक बहुपद को हम लोग ax + b के रूप में हमेशा लिखते हैं।
और जो द्विघात बहुपद होता है इसको हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं। तीन घात के बहुपद को ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखते हैं। अब यही ध्यान देना है कि जो इसका प्राथमिक गुणांक है, अधिकतम घात का जो गुणांक है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं। इसके एग्जांपल्स यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं और अपने से एग्जांपल्स बना भी सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से चतुर्थ घात का बहुपद होता है। इसमें क्या होता है, जो चर दिया गया होता है उसकी घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 4, और उसके गुणांक का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। इसी प्रकार से इसके एग्जांपल्स भी हैं, हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गए बहुपद। इसी तरह से आप 5 घात का बहुपद, 6 घात का बहुपद, 7 घात का, चाहे जितने घात का बहुपद बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ नोट एक लिखा हुआ है, इस नोट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नोट में ये बताया गया है कि आखिर बहुपद तो ये सारे हैं ही हैं, लेकिन कब बहुपद नहीं होता है। तो एक राशि बताते हैं कि अगर मान लीजिए जो हमारा दिया गया, जैसे मान लीजिए हमने पी एक्स दिया है, अब ये x में वेरिएबल होगा, जो हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल होगा वो किस में होगा, x के रूप में लिखा गया होगा। अगर ये x के रूप में लिखा गया होगा तो x पर पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में कहीं भी करणी नहीं होनी चाहिए। करणी का मतलब रूट में वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सेकंड रूट लगा हो, चाहे थर्ड रूट लिखा हो, चाहे फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट नहीं होना चाहिए। खास करके किस पे, इस वेरिएबल x पे। अगर मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट अलग है 2, और बाद में x लिखा हुआ है प्लस 3 लिखा हुआ है, तो ये रूट 2 पर तो हो सकता है, ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इस पर हो सकता है। लेकिन अगर यही अंडर रूट x होता यहाँ तो ये पॉलिनोमियल कभी नहीं होता। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारा अगर x पर करणी कहीं लगा हुआ है या y में अगर ये दिया हुआ है, अगर इन सब पे लगा है तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि एक दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपको बहुत आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं इस पर। तो एक दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई पी एक्स चर राशि x में एक बहुपद दिया गया है और अल्फ़ा कोई क्या है, वास्तविक संख्या है। तब पी एक्स में x बराबर अल्फ़ा रखने पर प्राप्त मान x बराबर अल्फ़ा पर बहुपद पी एक्स का मान कहलाता है। देखिए, हम इसको समझाने की कोशिश आपको करते हैं, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। अगर दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान हमको ज्ञात करना है तो एक्चुअल में करना क्या होता है, जैसे पी एक्स एक बहुपद हमको इस तरह से क्या किया गया है, दिया गया है। अगर हमसे कहा गया कि अल्फ़ा बराबर 5 पर, सॉरी यहाँ अल्फ़ा गलती से लिखा गया है, अल्फ़ा कोई बिंदु है, अगर x बराबर अल्फ़ा हो या x बराबर 5 हो, तो अगर x बराबर 5 पर इसमें मान रख दिया जाए या मान निकाला जाए तो देखिए p x की जगह हम लोग यहाँ x होना चाहिए था, x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और अगर ये जो मान प्राप्त होगा यही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, मान होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी दिए गए पॉलिनोमियल में, बहुपद में, जो हमको बिंदु दिया गया है उस बिंदु का मान अगर इसमें डायरेक्टली रख दें और जो लास्ट में मान प्राप्त होता है उसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, इस पॉलिनोमियल का, बहुपद का मान कहते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे समझते हैं आखिर ये बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। तो बहुपद का जो शून्यक होता है वो वह बिंदु होता है जिस पर उस पॉलिनोमियल या बहुपद का मान क्या होता है, शून्य हो जाए। हमेशा क्या प्राप्त हो, हमें शून्य प्राप्त हो। जैसे लिखा हुआ है, एक वास्तविक संख्या अल्फ़ा बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाती है यदि पी अल्फ़ा, यानी कि पॉलिनोमियल में अल्फ़ा रखने पर पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पी एक्स बराबर आपको लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, और अगर x बराबर 2 हम यहाँ पर रख दें तो देखिए पॉलिनोमियल का मान रखने के बाद क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। क्या आ जाता है, शून्य। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अतः x बराबर 2 इस बहुपद पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है। कहने का मतलब शून्यक किसी भी बहुपद का वह मान होता है जिसे उस बहुपद में x या y जो भी वेरिएबल हो उसमें रखने पर शून्य क्या हो जाए, पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाए। तो चलिए ठीक है, यहाँ दूसरा पॉइंट समझते हैं। लिखा हुआ है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक ज्ञात करने हो तो हमें क्या करना होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है, ये एक छोटा सा क्या है,
एक छोटा सा रूल है, इस रूल को हम लोग यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक है और जो लास्ट वाला टर्म सी होता है, इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई अगर करें तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ए और सी का मल्टीप्लाई ए सी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि पुनः अगर ये ए सी आ गया तो ए सी को इस प्रकार से विभाजित करते हैं कि जोड़ने पर क्या हो जाए, ए प्लस सी, यानी कि इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर ये बीच वाला टर्म यानी कि बी प्राप्त हो जाए। इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखा है तो बेसिक वाला वीडियो वो देख सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब x को उभयनिष्ठ मान लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। तो चलिए अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ बहुपद लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम सबसे पहले हल में देखते हैं कि दिया हुआ है, ये वैल्यू हमको दी हुई है। अब ये वैल्यू दी हुई है तो हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ 1 है और लास्ट वाला टर्म यानी कि सी का मान क्या है 4 है। अब 1 और 4 का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि यहाँ हमने दिखाया है कि 1 और 4 का सबसे पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लाई को करने के बाद अब इस 4 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है, किन्हीं भी दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है कि उनको जोड़ने पर ये बीच में जो माइनस का 4 आया है ये वाला टर्म हमको मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए कोइंसिडेंटली ऐसा है कि इसको तोड़ने पर 2 + 2 हो जा रहा है, यानी कि 2 दूनी, गुणा करने पर इधर देखिए हमने दोनों एरो बना रखे हैं कि गुणा करने पर तो इधर 4 हो रहा है और इधर जोड़ने पर भी क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो इस तरह से इसको क्या करते हैं हम ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 4 की जगह हमने क्या लिख लिया 2 + 2 रख लिया। अब जब x का मल्टीप्लाई दोनों में अलग अलग करते हैं तो ये क्या हो जाता है -2x प्लस का 4। अब इस वाली वैल्यू में अगर हम x को कॉमन कर लें तो x -2 और यहाँ पर अगर -2 कॉमन कर लें तो x -2। अब पूरे अगर उसमें देखा जाए तो x -2 क्या हो जाता है कॉमन, तो यहाँ बचता कितना है, ये वाला x और ये वाला -2 यानी कि x -2 बचता है। ठीक इसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस आप लोग अलग अलग से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक बहुपद लिखा हुआ है px और इस px का मान लिखा हुआ है x² माइनस का 5x माइनस का 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए x² का गुणांक 1 है, 1 का 6 से मल्टीप्लाई किया जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, तो ये कितना हो गया -6। अब इस -6 को जब भी हम लोग तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ेंगे कि ये बीच वाला टर्म यानी कि -5 हमको मिल जाए। तो देखिए 6 का 6 यानी कि गुणा करने पर 1 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ गुणा करने पे तो 6 आ गया, लेकिन अगर इसको -6 और +1 ले लें तो माइनस का यहाँ क्या मिल जाएगा 5। ऐसा क्यों किया गया, इसके लिए हमने बेसिक्स में एक रूल बताया था कि अगर लास्ट वाला टर्म माइनस में है यानी कि सी वाला टर्म अगर माइनस में है तो ये कभी भी जो बीच वाली संख्या मिलेगी वो हमेशा दो संख्याओं को घटाने पर मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या -6 है और छोटी संख्या क्या है +1 है। तो चलिए ठीक है, इसको लास्ट वीडियो में अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रहा कि ये कैसा हुआ तो लास्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ -6 और +1 को यहाँ रख दिया गया है। अब उसके बाद x का जब मल्टीप्लाई किया गया तो इसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होने के बाद x² माइनस का 6x प्लस का 1 और माइनस का 6। अब यहाँ पर देखिए कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन लिया x - 6, यहाँ 1 को कॉमन लिया x - 6। अब उसके बाद दोनों को सॉल्व किया तो कुछ इस प्रकार से x - 6 x + 1 आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए बहुपद कुछ इस प्रकार से दिया गया हो 2x² माइनस का 5x + 2 के शून्य के ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर हमने बताया है कि पहले वाले गुणांक को क्या करते हैं, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बेटा 4 आ गया। अब इस 4 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आ जाए, -5 आ जाए। तो 4 को जब तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 4 × 1 = 4, माइनस का 4 और माइनस का 1 यानी कि माइनस का कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग माइनस में दोनों वैल्यूज़ को तोड़ लेते हैं। अब इस -4 और -1 में x का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 2x² माइनस का 4x माइनस का x और प्लस का
2 है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, इन दोनों संख्याओं में क्या कॉमन होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, फिर फाइनली 2x माइनस 1 और x माइनस 2 यहाँ बच जाएगा। तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है, शून्यक मिल जाते हैं। अभी इसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको कंफर्म करना चाहते हैं कि ये तो इनके गुणनखंड हो गए, क्या होगा, इनके गुणनखंड। अभी शून्यक निकालना हम आगे आपको सिखाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 6 का पहले -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया माइनस का 18। अब -18 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, बीच में -7। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं। 9 दूनी 18 हो जाएगा गुणा करने पे, और जोड़ने पर कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोनों। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये टूट जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर छोटी सी एक मिस्टेक हुई है वीडियो में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है शून्यक ज्ञात कीजिए, यहाँ पर ये शून्यक, यहाँ पर आप देखिए, अब इसको आपको समझाते हैं। शून्यक जब भी ज्ञात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। x माइनस 2 बराबर क्या रखेंगे हम लोग, 0। तो शून्यक के लिए यही किया जाता है। ये जो गुणनखंड आते हैं इनका मान क्या करते हैं, 0 सब्सटीट्यूट करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से x बराबर 2 और x बराबर 2 यानी कि 2, इसके क्या आ जाएंगे, शून्यक। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं कि x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर और देख सकते हैं, x प्लस 1 बराबर क्या करें, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। ये यानी कि यहाँ 6 और -1 दूसरे वाले के शून्यक आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से देखिए शून्यक यहाँ समझाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 2x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे, 0। इसका पक्षांतर करेंगे, 1 उधर जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1, और x बराबर फाइनली कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा वाला भी देख सकते हैं कि यहाँ x माइनस 2 बराबर क्या रखेंगे, 0, तो x बराबर क्या आ गया, 2। तो फाइनली शून्यक क्या क्या आ जाएंगे भैया, 1/2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल में, नीचे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ कितना आया हुआ है, 3x प्लस 1 बराबर क्या करेंगे भैया, 0 करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 कैलकुलेट करने पर। इसी तरह से 3/2 भी आ जाएगा, तो ये इन दोनों के शून्यक आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से, तो इस तरह से हमने सभी क्वेश्चंस में यहाँ इसमें हमने शून्यक मेंशन नहीं कर रखा है, क्योंकि हमको वीडियो में समझाना था, इसलिए हमने यहाँ शून्यक को नहीं दिखाया। तो यहाँ आप लोग शून्यक इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी गुणनखंड को अगर अलग अलग 0 रख दिया जाएगा तो उसके शून्यक हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, कुछ शून्यक निकालने के लिए और रूल्स होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, किसी दिए गए आलेख में, यानी कि आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और उसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले रूल बताते हैं। लिखा गया है, सर्वप्रथम दिए गए आलेख में ग्राफ x को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही शून्यक होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका px दिया गया है, px कोई पॉलिनोमियल है, तो आपको चेक करना है कि आपका ग्राफ x में कितनी जगह पर काटता है। दूसरी चीज़, अगर आपका पॉलिनोमियल py में दिया गया है तो आपको चेक करना है कि ग्राफ y पर कितने बिंदुओं में काटता है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे px वाले को तो ठीक है, x पर काटे हुए ग्राफ पर चेक कर लेते हैं कितनी जगह काटा, लेकिन अगर पॉलिनोमियल y में दिया है तब भी x पर चेक करते हैं तो वहाँ वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल x में है तो हमें चेक करना है कि x एक्सिस पर कितनी जगह काटा, और अगर y में है यानी कि py में पॉलिनोमियल है तो चेक करना है कि y पर कितनी जगह में काटा। तो चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ फ़िलहाल हमको x में दिया गया है तो हम हर जगह px को चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक बिंदु पर और 2 बिंदु पर x अक्ष को काटा है, इसलिए इसके शून्यक हो गए 2। यहाँ भी देख सकते हैं 1 और 2 बिंदुओं पर काटा है, इसलिए शून्यक हो गए 2। यहाँ कितने बिंदुओं पर, 1, 2 और 3 बिंदुओं पर काटा है, इसलिए शून्यक हो गए 3। यहाँ पर एक ही बिंदु पर कोई भी स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर टच करती है, इसलिए इसका शून्यक हो गया 1। यहाँ पर किसी जगह पर x को नहीं टच किया, इसलिए शून्यक हो गए 0। ठीक इसी प्रकार से आगे अब देखते हैं, शून्यक निकालना हम लोग सीख चुके हैं। अभी अब देखते हैं कि
किसी दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में किस प्रकार से संबंध होता है। तो इस संबंध को बताने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि यदि बहुपद दो घात का हो, कितने घात का हो, दो घात का हो, तो दो घात के बहुपद को हमने बताया था किस प्रकार से लिखा जाता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाता है। तो हम आपको बता दें एक चीज़ कि किसी भी बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं, जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ समझते हैं। यहाँ पर ये दो घात का बहुपद है, इसका मतलब इसके पास कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, पी एक्स के शून्यक हैं, तब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड। जैसे गुणनखंड हमने यहाँ देखा था, ये सब क्या आ रहे थे, गुणनखंड आ रहे थे और शून्यकों को इनको जीरो करके हम लोग यहाँ निकाल लेते थे। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी अब देखिए, अगर अल्फ़ा और बीटा कुछ इस प्रकार से दिए गए हों तो इनके गुणांकों में संबंध भी होता है। जैसे हम इनके शून्यक अगर मान लें कि क्या है, अल्फ़ा और बीटा इनके क्या है, शून्यक है, तो शून्यकों का योग अगर हमको, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमको निकालना है तो इसका मान होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक यानी कि माइनस का बी यानी कि बी, तो माइनस का बी लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, तो माइनस का बी अपॉन ए लिख लेते हैं। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो अचर पद यानी कि सी वाला टर्म और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए, यहाँ सी अपॉन ए लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच में संबंध आ जाता है। यानी कि शून्यकों का योग आपको निकालना है तो आप यूज़ कर सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल आपको निकालना है तो यूज़ कर सकते हैं सी अपॉन ए, इस पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद के लिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ मान लेते हैं कि अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, पॉलिनोमियल के क्या हैं, शून्यक हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले इस इक्वेशन को इस पॉलिनोमियल को लिख लिया हमने। अब इसकी तुलना किससे करेंगे भैया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। जब तुलना करते हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। यहाँ बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3 लिखा हुआ है। सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी और सी का मान लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है भैया, माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ माइनस का बी अपॉन ए रख देते हैं। तो माइनस बी, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, बी भी माइनस में है तो माइनस का 3/1 किया, ये 3 आ गया मान। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू क्या कर दिया भैया, बीटा कर दिया। इसका मान कितना पढ़ाया था, सी अपॉन ए पढ़ाया था। तो सी का मान 2 है और ए का मान 1 है, तो 2/1 यानी कि मान कितना आ गया, 2। तो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं, यानी कि गुणांकों में संबंध ज्ञात कर लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों के बीच क्या करिए, संबंध को भी सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले भैया कुछ नहीं करना है, हमको दिया हुआ है, हमको एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसमें हमको गुणनखंड ज्ञात करना आता है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 2 दूनी 4। अब 4 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए, -5। तो 4 एक अन्नम 4, 4 और 1 मिलकर 5 हो जाता है। तो इस तरह से तोड़ देते हैं। अब इस तरह से जब तोड़ा तो यहाँ रखा गया मान। अब इसके बाद x का दोनों में क्या हुआ, मल्टीप्लाई, तो ये मान निकल आया। अब इसमें कॉमन लिया गया तो यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो x माइनस 2 बचा। इसमें -1 कॉमन हुआ तो x माइनस 2, तो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हमने बताया था कि शून्यक अगर आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, शून्यक अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को अलग अलग क्या करेंगे, 0 रखेंगे। 2x माइनस 1 को क्या किया, 0 किया। 95 में x बराबर 1/2, यानी कि अल्फ़ा का मान हमको क्या मिल गया, 1/2, यानी कि पहला शून्यक है। दूसरे वाले को 0 किया तो ये 2 आ गया। अब ये किसका मान है, बीटा का मान, यानी कि अल्फ़ा का मान 1/2 आ गया, बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। तो 1/2 + 2 करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1। अब हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था px के लिए कि अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस सी के रूप में दिया गया हो तो कैसे निकलता है। तो डायरेक्ट अगर निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस का b/a, मान रखा 5/2 आ गया। इसी प्रकार से अल्फ़ा
अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या रखना था, C/A रखना था। 2/2 हो गया मतलब 1 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह क्या हो जाता है, समान। इसलिए ये क्या हो जाता है, सिद्ध कि ये संबंध क्या है, सही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस द्विघात बहुपद में दिया हुआ है √3 x² माइनस का 8x प्लस का 4√3 के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों के बीच संबंध भी सिद्ध कीजिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। दिया हुआ है px बराबर √3 x² माइनस का 8x प्लस का 4√3। अब यहाँ पर √3 का और 4√3 का मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाता है, 12। अब 12 को कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि कितना आ जाए, -8। अब यहाँ क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, -6 और -2 में टूटेगा तो -8 आएगा, गुणा करने 12 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया यहाँ पर -8 को -6 और -2 में तोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्योंकि √3 है तो √3 अगर 6 में से कॉमन ले तो देखिए यहाँ हमने √3 के लिए ये सिस्टम बना रखा है कि 6 को कैसे तोड़ा गया है। 6 को तोड़ेंगे 2 × 3 होगा और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 × √3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि 2√3 लिख सकते हैं क्योंकि √3 तो कॉमन हो गया, तो पहले वाले टर्म में यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले वाले टर्म में √3 था और दूसरे वाले टर्म यानी कि -6x को क्या लिख सकते हैं, 2 × √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 अगर निकल गया तो यहाँ बचा कितना, 2√3, तो यहाँ बच गया 2√3। तो इस तरह से यहाँ पर कॉमन ले लिया। इसी तरह से 4√3 में 2 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर निकला तो यहाँ बचा x और दूसरे वाले टर्म में कितना बचा, 2√3 बचा। तो अब कहने का मतलब 2√3 यहाँ से कॉमन निकल गया दोनों में। अब बचा कितना, √3x बचा और यहाँ -2 बचा। तो एक ये टर्म आ गया, एक ये टर्म आ गया। अब इसी तरह से अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो इन दोनों टर्म को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हमने 0 किया तो x का मान कितना आ गया, 2/√3। ठीक इसी प्रकार से यहाँ इसको दूसरे वाले टर्म को 0 किया इस वाले को, तो ये कितना आ गया, x बराबर 2√3। अब एक अल्फ़ा हो गया दूसरा बीटा हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान चेक किया तो 8/√3 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा निकाला तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक इसी प्रकार से अब डायरेक्ट अगर हम लोग करना चाहें, जैसे हमने बताया था कि पॉलिनोमियल को लिखिए ax² + bx + c से तुलना करिए। अब a की जगह जो वैल्यू हो, b c की जगह जो वैल्यू हो उसको लिख लीजिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं -b/a, इस मान को रखा 8/√3 आ गया। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखा तो c/a, ये मान आ गया। अब यहाँ समीकरण 1 इसको बनाइए, इधर वाले समीकरण नंबर 2, 1 और 2 से ये क्या हो जाता है, सिद्ध, यानी कि ये जो संबंध है ये आपस में क्या है, सही है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या देखते हैं, थोड़ा सा एक मेथड देखते हैं। यहाँ पर अभी क्या था, आपको ये पूरा का पूरा बहुपद दिया गया था और आपको यहाँ शून्य ज्ञात करना था और उनमें संबंध ज्ञात करना था। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको मान लीजिए बहुपद ज्ञात करना हो जब आपको शून्यकों का योग और उनका गुणनफल आपको दिया गया हो, तो इसके लिए एक डायरेक्ट मेथड होता है। आप लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का क्या, गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योग क्या है, 5 है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है भैया, 5, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 6, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये फार्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान इसमें रख दीजिए। यहाँ हमने देखिए रख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस का मतलब 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 6, तो रख दिया। तो ये फाइनली सॉल्व होकर px बराबर आ गया x² माइनस 5x प्लस 6। अब अगर इसका हमको शून्यक भी निकालने के लिए कह दिया जाए, पुनः क्या कह दिया जाए कि इसके शून्यक ज्ञात करिए। शून्यक के लिए हमने आपको बताया ये फैक्टर कैसे करते हैं। तो यहाँ 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखिए तोड़ा गया है, 2 -2 और -3 मिलकर -5, यानी कि मिड वाला टर्म मिल जाता है। इसको सॉल्व किया गया। अब जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ px बराबर -2x -3x प्लस 6 कॉमन लिया गया, x कॉमन आ गया, x -2 -3 कॉमन x -2, ये x -3 x -2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्य का गुणनफल 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि एक बहुपद ये है, इसके शून्यकों का गुणनफल 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ये दिया गया है, हमने इसको लिख लिया। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। पहला वाला टर्म ए ही दिया है, लास्ट वाला टर्म सी का मान माइनस क्या है 6। तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो सी अपॉन ए यानी कि 4 दिया हुआ है सी अपॉन ए का मान यानी गुणनफल का मान, और सी अपॉन ए का मतलब कितना माइनस का 6 अपॉन ए बराबर क्या हो गया 4। पक्षांतर किया 4a बराबर -6 और कैलकुलेट करने पर ए का मान कितना आ गया माइनस का 3/2 आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नोट हमने दिया हुआ है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणनफल में संबंध बताइए, गुणांकों में संबंध बताइए। अगर मान लीजिए पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स बराबर डी, इस तरह से हमने बताया था कि त्रिघात बहुपद को इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर ए का मान कभी भी 0 नहीं भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पर गुणांक, क्योंकि ये 3 घात का बहुपद है तो इसमें कितने शून्यक होंगे 3, अल्फ़ा बीटा और गामा हम लोग मान लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान अगर निकालें तो गुणांकों से देख सकते हैं माइनस का बी अपॉन ए हो जाता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर सी अपॉन ए हो जाता है। अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का मान माइनस का डी अपॉन ए हो जाता है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको अल्फ़ा बीटा और गामा इस तरह शून्यक दिए गए हों, अगर मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा का मान दिया गया हो तो आप यहाँ बहुपद इस तरह से अल्फ़ा बीटा और इन सब का मान रखकर निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 घात और 3 घात के वो देखे। अभी अगले वीडियोज़ में हम कुछ और नई चीज़ें देखेंगे बहुपद से जुड़ी हुई। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमने कोशिश की है कि आपको सारा का सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आराम से कॉपी पेन लेकर बैठना है और बहुत ही अच्छे से करना है। और आपको जैसा भी वीडियो लगा हो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके इस लॉकडाउन में। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।